स्टूडेंट्स, अपना चल रहा है 5th चैप्टर और वो है, इसके पहले 6th हमने पढ़ा था और 5th हमारा चल रहा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में अगर आप देखो तो हमने प्रश्न संग्रह 5.5 का केवल एक ही क्वेश्चन किया था। तो बाकी आप एक काम कर लीजिए, बाकी टेक्स्ट बुक में दूसरा, तीसरा और चौथा कट कर लीजिए, ये हम लोग नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर ये जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 है इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम काफी दिनों से लगभग 2 महीने से चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो काफी चीजें हमने सीख लिया है। तो अब ये 3 क्वेश्चन यहाँ कट कर लीजिए और ये कट कर लीजिए, क्योंकि अब आगे जो 3 चैप्टर है वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 10th के लिए, इसलिए मुझे आगे जाना पड़ रहा है। तो कुछ चैप्टर 6 कर लिया था, चैप्टर 7 करना है हमें अभी, लेकिन 7 के लिए ग्राफ की जरूरत है, इसलिए हम थोड़ा सा रुकते हुए, हो सकता है स्कूल अगर खुल जाए तो हम अभी वो वाला चैप्टर करते हैं जिसमें ग्राफ नहीं है। तो मैं अभी चैप्टर नंबर 8 पर जाऊंगा। देखिए, त्रिकोणमिति, यही त्रिकोणमिति नाम का चैप्टर, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यही नाम का चैप्टर आपको एक बार फिर से 10th में जाएंगे तो भी मिलेगा, और आगे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो त्रिकोणमिति का परिचय लेना है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध पढ़ना है, और विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, सबसे पहले अगर परिचय में देखिए तो जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी और इस ऊंचाई को कैसे नापेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये पेड़ है और इसकी ऊंचाई हमें नापना है, तो आप अगर माइंड में सोचे तो पेड़ की ऊंचाई कैसे नाप सकते हैं, तो मुश्किल सा काम है, बराबर। और जहाज किनारे से कितनी दूर होगा, अब यहाँ एक मान लीजिए कि ये आपका बिल्डिंग है, समझ लो, मान लो एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे इस अगर ऊपर से देखें और ये जहाज को हमें पता करना है कि जहाज यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, रस्सी लेके नाप तो सकते हैं। ओके, तो भूखंड की दूरी रस्सी से चलकर नाप सकते हैं। अगर नीचे की भूमि है तो उसको हम रस्सी से नाप सकते हैं, भूखंड अगर है तो भूखंड मतलब जमीन, उसको हम रस्सी से नाप सकते हैं, चलकर नाप सकते हैं। किंतु समुद्र में जहाजों से ये दीप स्तंभ है, मतलब यहाँ पे दीप और लाइट लगी रहती है, दीप स्तंभ से जहाज की दूरी अगर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे नापेंगे। उपयुक्त चित्रों का निरीक्षण करने से हमें पता चलता है कि ये प्रश्न जो है वो गणित से संबंधित है। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए गणित विषय के लिए एक अलग शाखा है और वो है त्रिकोणमिति। मतलब अगर हमें इस पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यहाँ से दीप स्तंभ से इस जहाज तक की दूरी निकालना है, तो हमें त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग जो है इंजीनियरिंग में, अभियांत्रिकी, खगोल शास्त्र, नौका शास्त्र, इन आदि शाखाओं में किया जाता है। त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यह सब 3 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ट्राई का अर्थ 3, गोना का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यहाँ देखिए 3 शब्द मिलके बना हुआ है, ट्राई, गोना और मेट्री। यहाँ गोना लिखा है तो गोना को ही यहाँ पे बना के गोनो कर दिया गया है। तो ट्राई मतलब होता है 3, गोना मतलब होता है भुजा, और मेट्री होता है माप। यहाँ देखो मेट्रॉन अर्थात माप करना। तो एक तो ट्राई शब्द है, दूसरा गोना है और तीसरा मेट्रॉन है। 3 शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री उसको बोला गया है, मिला के मिक्स करके। और इसका मतलब होता है कि 3 भुजाओं का माप। अब 3 भुजाएं होती किस में है, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज तो पढ़ चुके हैं, अब उसमें समकोण त्रिभुज होता है, पाइथागोरस का प्रमेय लगता था। आप जानते हो, अगर समकोण त्रिभुज जहां आता है तुरंत आपके माइंड में पाइथागोरस का प्रमेय लग जाता है, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं रहती है जिनके बीच 90 अंश का कोण रहता है, और 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय, बराबर। और समरूप त्रिभुजों की गुणधर्म के आधार पर त्रिकोणमिति विषय आरंभ हुआ। मतलब इस जो त्रिकोणमिति आरंभ हुआ, इसमें किन किन चीजों का यूज हुआ। एक तो समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय,
और समरूप त्रिभुज, इनका यूज करके त्रिकोणमिति स्टार्ट किया है। अब त्रिभुज एबीसी में अगर कोण बी 90 अंश है तो कोण बी इस समकोण की सम्मुख भुजा एसी है, विकर्ण बोल रहा है, जबकि उसको कर्ण बोलते हैं। एसी क्या है? कर्ण है। और कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? बीसी। और कोण सी की सम्मुख भुजा कौन है? एबी। देख लो, कोण बी की सम्मुख भुजा कौन है? कोण बी की सम्मुख भुजा एसी है। और कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? कोण ए की सम्मुख भुजा है बीसी। और कोण सी की सम्मुख भुजा कौन है? कोण सी की सम्मुख भुजा है एबी। अगर आपको सम्मुख भुजा पता हो तो बहुत पता करना बहुत आसान है। जैसे देखिए, अगर मुझे कोण बी की सम्मुख भुजा पता करना तो मैं बी को ऐसे दबा लूंगा, क्या बचा? एसी। तो कोण बी की सम्मुख भुजा हो गई एसी। अगर मुझे कोण ए की सम्मुख भुजा पता करना है तो मैं कोण ए को दबा लिया, क्या बचा? बीसी। कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई बीसी। अगर मुझे कोण सी की सम्मुख भुजा पता करना है तो मैं कोण सी को दबा लिया, तो क्या बचा? ए बी। तो कोण सी की सम्मुख भुजा हो गई ए बी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, मतलब एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से ये देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। और समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुज, अगर ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये दोनों आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मतलब ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा वही बी सी और क्यू आर का होगा, और वही ए सी और पी आर का होगा। अनुपात मतलब होता है बटा। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। अगर दोनों आपस में समरूप हैं, ध्यान रखना, सर्वांग सम नहीं, समरूप। वो आप 10वीं में पढ़ोगे जाकर के कि जब उनका रूप समान हो पर वो छोटे बड़े हो, वो हो गया समरूप। तो किसी बड़े पेड़ की ऊंचाई मापनी हो तो समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म का उपयोग करके उसे हम माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कृति में बताया है कि अगर मान लीजिए ये पेड़ है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है तो हम समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके इसकी ऊंचाई को नाप सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे उसी का यूज किया गया है कि अगर मान लीजिए देखिए पेड़ है तो यहाँ क्या किया, एक लकड़ी है, बीसी एक लकड़ी है, तो यहाँ से पेड़ की छाया नाप लिया पी आर। देखिए अगर ये पेड़ क्यू आर है तो इसकी छाया हो जाएगी पी आर, और अगर लकड़ी बीसी है तो इसकी छाया हो जाएगी सी ए, और यहाँ से क्यूपी मिल गया है, बी ए मिल गया, तो समझो एक त्रिभुज बन गया। और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो जब समरूप हैं तो हम समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके हम इस पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि लकड़ी की ऊंचाई तो हम नाप ही सकते हैं और इसकी छाया को भी नाप सकते हैं और ये पेड़ की छाया को भी नाप सकते हैं, तो हम क्यू आर आसानी से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ एक कृति और दिया है कि एक बिजली का खंभा है, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ लकड़ी है, ये लकड़ी की छाया हो गई, बिजली के खंभे की छाया हो गई। अब मुझे बिजली का खंभा कितनी ऊंचाई पता करना है, तो मैं लकड़ी की ऊंचाई नाप लूं, इसकी छाया नाप लूं। यहाँ से इसकी ऊंचाई तो नहीं नाप सकता पर इसकी छाया को तो नाप सकता हूँ। फिर ए वाले फॉर्मूले से, समरूप त्रिभुज के फॉर्मूले से मैं बिजली के खंभे की ऊंचाई निकाल सकता हूँ। देखते हो गया समरूप से निकालना। लेकिन दूसरा तरीका जो यहाँ पे जिससे त्रिकोणमिति आरंभ हुई वो आता है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और यहाँ पे अगर कोण ए के लिए ध्यान से समझना, अगर कोण ए हम लेते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है कोण ए की सम्मुख भुजा कौन होगी, सम्मुख मतलब सामने की। तो कभी भी सम्मुख भुजा निकालना है तो मैंने बताया उसको दबा दो, ये देखो ए को बंद कर दिया, तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी, बीसी। तो कोण ए की सम्मुख भुजा चाहे बीसी बोलो चाहे सी भी बोलो, दोनों सही है। तो ए जो है कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई, और ये तो कर्ण है ही, तो ए कोण ए की कौन सी भुजा हो गई, संलग्न भुजा। देखो इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, मतलब जो सामने रहती है, और ये भी हो गई संलग्न भुजा, मतलब जो नीचे है। ओके, तो ऐसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे कोण सी है, कोण सी के लिए अगर आप देखोगे तो कोण सी यहाँ पे है, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी, ए बी। सम्मुख मतलब उसके सामने, कैसे पता चलेगा सम्मुख भुजा निकालने के लिए, सी को दबा दिया, उसके सामने कौन है, ए बी। कोण सी की सम्मुख भुजा हो गई ए बी, तो कोण सी की संलग्न भुजा कौन हो गई। अब कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी है और एक कर्ण है,
तो इसकी संलग्न मतलब सी के साथ लगी हुई भुजा। अब आप बोलो सी के साथ ए भी भुजा लगी है, ए भी लगी है, तो ए तो ऑलरेडी कर्ण है, तो सी की सम्मुख भुजा, सी की संलग्न भुजा कौन हो गई? सी बी। तो ध्यान से सुनो, सम्मुख और संलग्न क्लियर करो। जैसे यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज PQR है, देखिए PQR, इसमें कर्ण कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन है कर्ण कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए Q पे 90 अंश बन रहा है, तो Q के सामने ये जो PR भुजा है, ये भुजा हो जाएगी कर्ण। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोण P की सम्मुख भुजा कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ कोण P है, कोण P की सम्मुख भुजा पता करना है, तो इसके सामने की भुजा, तो कैसे पता करेंगे? P को ढक लिया, इसके सामने की भुजा कौन हो गई? QR। तो कोण P की सम्मुख भुजा हो गई QR। ऐसे ही कोण R की, अब चलिए कोण P की सम्मुख भुजा हो गई है। अब अगर हमें कोण R की सम्मुख भुजा पता करना है, देखिए कोण P की सम्मुख भुजा कैसे पता किया? कोण P को ढक लिया, उसके सामने QR, ये कोण P की सम्मुख भुजा हो गई QR। और कोण R की सम्मुख भुजा पता करना है, तो R को ढक लीजिए, क्या बचा? PQ। कोण R की सम्मुख भुजा कौन हो गई? PQ। तो कोण R की सम्मुख भुजा PQ। अब कोण P की संलग्न भुजा, अब P की संलग्न भुजा मतलब उस P के साथ लगी हुई भुजा, तो P के साथ है PQ भुजा भी लगी है, PR भुजा भी लगी है, पर PR तो कर्ण है, तो PQ भुजा इसकी क्या हो गई? संलग्न भुजा। तो कोण P की संलग्न भुजा हो गई PQ। और कोण R की संलग्न भुजा कौन होगी? तो R के साथ दो भुजाएं लगी हुई हैं, एक RP लगी हुई है, एक RQ लगा हुआ है, लेकिन RP तो कर्ण है, तो ये जो RQ है यही क्या हो गई? इसकी संलग्न भुजा। अब इसको चाहे RQ बोलो चाहे QR बोलो, तो कोण R की संलग्न भुजा हो गई QR। तो आपको इसमें तीन चीजें पहचानना है, केवल 3 लोग को पहचानना है, और 3 लोग में एक की पहचान बहुत आसान है कि 90 अंश के सामने तो कर्ण होता है, बाकी बचे 2। तो बाकी 2 को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये देखना है कि सम्मुख भुजा अगर निकालना है तो उसको ढक लीजिए। जैसे P की सम्मुख भुजा निकालना है QR, R की सम्मुख भुजा निकालना है PQ। ओके, अब P की संलग्न भुजा निकालना है, तो 2 भुजा संलग्न मतलब साथ लगी हुई भुजा 2 है, PR है और PQ है, लेकिन ये तो कर्ण है, तो P की संलग्न भुजा हो गई PQ। R की संलग्न भुजा कौन हो जाएगी? RQ या QR। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई हैं। तो ये क्या किया इन्होंने कि देखा कि ये जो त्रिभुज रहता है ना, ये त्रिभुज, इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं के आधार पर इन भुजाओं का आपस में अनुपात निकाल सकते हैं। इन भुजाओं का आपस में जो अनुपात होता है उसी को बोला जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो इसके कोण रहते हैं, इसमें जो कोण है देखो, एक कोण कभी 30 अंश हो सकते हैं, 60 अंश हो सकते हैं, 90 अंश हो सकते हैं। तो ये जो कोण रहते हैं ना, इन कोणों को ज्यादातर यहाँ पे ग्रीक अक्षर देखिए, एक ग्रीक अक्षर अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, बीटा, या फिर देखिए अगर ऐसे आपने बना दिया तो थीटा, इन अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। बाकी ABC इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो कोई भी अक्षर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसी की जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है। तो मैं यहाँ आपको देखिए बता रहा हूँ प्रकरण 8 त्रिकोणमिति, और इसमें त्रिकोणमिति अनुपात सबसे पहले आपको पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात में देखोगे तो इसमें कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। देख लीजिए, इसको याद करना है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। एक साइन है, दूसरा कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। इसका नाम यहाँ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसा आपको पढ़ना है। ओके, उसके आगे यहाँ पे कोई उसका कोण दिया रहता है, जैसे साइन के सामने उसका कोण है, इसको थीटा पढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। जैसे साइन थीटा। अब यहाँ थीटा ही हो ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ ABCDEFG कोई अक्षर भी हो सकता है या कोई संख्या हो सकती है, 10 20 50। ओके, तो साइन के सामने कोई अक्षर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, बराबर। ये कोण को प्रदर्शित करता है, उसके कोण को। जैसे यहाँ पे देखिए ये थीटा जो है कोण को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पे मैंने उसको समझाया है। देखिए
कि जैसे अगर थीटा यहाँ पे है, सी पे है, कोण सी पे अगर थीटा है तो थीटा के सामने देखिए, थीटा के सामने पहले तो यहाँ 90 अंश बन रहा है, तो 90 अंश के सामने AC हो गया कर्ण, और यहाँ थीटा के सामने AB जो हो गया वो सम्मुख भुजा हो गया, और ये BC जो है ये संलग्न भुजा हो गया। ओके, कोण C के लिए ध्यान रखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण C के लिए। ये देखिए, अगर कोण C के लिए आपको लेना है थीटा, तो आपको ये 90 अंश के सामने कर्ण होगा, C के सामने की भुजा सम्मुख भुजा होगी, और C से लगी हुई भुजा संलग्न भुजा होगी। और अगर यही आप कोण P के लिए देखिए, यहाँ जो ऊपर वाला कोण है अगर उसके लिए लेते हैं कोण P के लिए, तो कोण P के लिए अभी पहले तो ये 90 अंश के सामने PR कर्ण हो गया, लेकिन कोण P की जो सामने की भुजा है QR, ये आपकी सम्मुख भुजा है। तो कोण P के सामने की भुजा QR सम्मुख भुजा हो गई, और कोण P से लगी हुई जो PQ भुजा है संलग्न भुजा हो गई। तो यहाँ पे सूत्र याद करना है, ये क्षेत्र कोणमितीय अनुपात है, इसका सूत्र याद करिए। पहला साइन का सूत्र होता है साइन थीटा का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, टेन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। आपको मेन ये 3 ही सूत्र याद करना है बस। अब आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये 3 सूत्र याद कर लेते हैं तो बाकी सूत्र अपने आप आपको याद हो जाएंगे। केवल आपको 3 सूत्र याद करना है। क्या क्या? साइन थीटा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण। चलो यही 2 ही याद करो, पहले ये 2 याद करो। साइन थीटा याद हो गया, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा याद हो गया, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ से कर्ण कर्ण काट दो। साइन थीटा का सूत्र है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कॉस थीटा का संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब कर्ण कर्ण काट दीजिए, तो क्या बचा? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये देखिए, ये हो गया tan। तो अगर ये 2 याद हुआ तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा कि कर्ण कर्ण कट गया, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ये हो गया tan। अब बाकी जो 3 हैं वो एक इसके उल्टे हैं, इसका उल्टा करके आएगा। बस केवल आपको ये जानना है कि कौन किसका उल्टा है। जैसे देखिए, ये जो tan थीटा है इसका उल्टा cot थीटा होता है। इसे मैंने देखो तीर बना के बताया है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब क्या हुआ? अगर tan थीटा में सम्मुख भुजा ऊपर है, संलग्न भुजा नीचे है, तो cot में संलग्न ऊपर रहेगा, सम्मुख नीचे। इधर देखिए, इसमें सम्मुख ऊपर था, संलग्न नीचे, इसमें संलग्न भुजा ऊपर हो जाएगा, सम्मुख भुजा नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है। जैसे मैंने देखो तीर लगाया हुआ है, ये तीर बता रहा है कि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस में संलग्न भुजा ऊपर है, कर्ण नीचे है, तो इसमें देखिए कर्ण ऊपर हो जाएगा, संलग्न भुजा नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है। देखिए मैंने तीर से बनाया है, साइन और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर साइन थीटा में सम्मुख भुजा ऊपर है, कर्ण नीचे है, तो कॉसेक में कर्ण ऊपर हो जाएगा, सम्मुख भुजा नीचे। इधर देखिए, कर्ण ऊपर, सम्मुख भुजा नीचे। तो इस तरीके से आपने अगर केवल 2 फॉर्मूला याद किया तो तीसरा tan थीटा अपने आप याद हो जाएगा। कर्ण कर्ण काट दीजिए, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। चौथा cot हो, tan का उल्टा कर देंगे, और सेक थीटा के लिए आप cos का उल्टा कर देंगे, और कॉसेक थीटा के लिए आप साइन का उल्टा कर देंगे। अब यहाँ एक चीज आपको माइंड में फिर याद कर लेना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि tan थीटा का उल्टा कौन है? आप बोलोगे cot थीटा। मैं बोलूं cos थीटा का उल्टा कौन है? आप बोलोगे sec थीटा। मैं बोलूं sin थीटा का उल्टा कौन है? आप बोलोगे cosec थीटा। तो इससे एक फॉर्मूला और बन जाता है कि अगर एक दूसरे से गुणा करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर ये एक दूसरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। जैसे देखिए, कौन एक दूसरे के उल्टे हैं? sin थीटा का उल्टा कौन है? cosec थीटा। तो अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो एक सूत्र बनता है साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। अब यहां से अगर a बटे में चला गया कॉसेक थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। और अगर मान लो साइन थीटा बटे में चल गया तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरीके से अगला सूत्र बनता है। देखो, कॉस का उल्टा कौन है? कॉस का उल्टा सेक है। ये देखिए, तो कॉस थीटा और सेक थीटा का अगर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। देखिए, कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा करके 1 आएगा। अब यहां से अब आप बोलोगे सर 1 आएगा कैसे? 1 ऐसे आएगा कि इन दोनों का गुणा कर दें। देखो, अगर जैसे मैं इन्हीं दोनों का गुणा कर दूं
tan और cot का, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो संलग्न को काट देता है, सम्मुख को काट देता है और आता है 1। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो संलग्न भुजा ऊपर है, यहाँ संलग्न भुजा नीचे है, तो एक दूसरे को काट देगा, और कर्ण यहाँ नीचे यहाँ ऊपर है, एक दूसरे को काट देगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ से अगर सेक थीटा बटे में गया तो सूत्र बनेगा cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और अगर cos थीटा गया नीचे, इधर देखिए cos थीटा अगर बटे में चला गया तो सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा। तो एक सूत्र मेन है, इससे 2 सूत्र और बन जाता है। ऐसे ही tan थीटा और cot थीटा का बनेगा, tan थीटा गुणे cot थीटा 1, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं तो इनका गुणा करके 1 आएगा। तो tan थीटा बराबर 1 cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। ओके, तो ये 9 सूत्र मिलते हैं। देखो है तो मेन 3 सूत्र, 1 2 3। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा 1 है, इससे 2 मिलता है, और यहाँ से कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा 1 है, इससे 2 मिलता है, और tan थीटा गुणे कॉट थीटा 1 है, इससे भी 2 मिलता है। अगला देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। यहाँ पे भी 3 फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इसको याद करो, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 इसको याद करो, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 इसको याद करो। तो ये 3 फॉर्मूला याद करो, ये भी 1 वाला है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यहाँ प्लस है, इन दोनों में माइनस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। इसकी सहायता से ये 2 फॉर्मूला और बनता है। जैसे ये देखो, अगर कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो इससे 2 फॉर्मूला और बनता है। यहाँ देखेंगे तो इससे 2 फॉर्मूला बनता है, tan स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस है प्लस हो जाएगा, और इधर 1 इधर आया तो ये प्लस है माइनस बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इससे 2 फॉर्मूला और बनता है, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और अगर ये 1 इधर आया तो -1 हो गया। ओके, और यहीं पे 2 फॉर्मूला और है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 सूत्र और हैं। ओके, तो ये 2 सूत्र आपको और याद करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का यहाँ पे सूत्र दिया गया है, मतलब यहाँ पे मान दिया गया है। किसके किसके लिए दिया गया है? 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। जैसे साइन थीटा का 0 अंश के लिए मान 0 होता है, साइन थीटा का 30 अंश के लिए मान 1/2 होता है, साइन का 45 के लिए 1 करनी में 2 होता है, साइन का 60 अंश के लिए करनी में 3/2 होता है, और साइन का 90 अंश के लिए 1 होता है। इसी तरीके से कॉस का भी देखो, कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का, कॉस 60 का, कॉस 90 का। इसको कैसे बनाते हैं इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको आपको देखना है। जैसे अगर आपको साइन का याद करना है तो साइन को याद करने का एक ट्रिक है। जैसे अगर आप केवल इसको पूरा त्रिकोणमितीय सारणी बनाने का एक ट्रिक है, जो ट्रिक आपको अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप केवल साइन थीटा का मान याद रखना चाहते हो तो एक तरीका तो यह है कि साइन थीटा का याद कर लो। कितना मान याद करना है? 1 2 3 4 5। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4। ये साइन का याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 0 1 2 3 4, फिर इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4। पहले 0 1 2 3 4 लिखा, सबके भागे 4 भागे 4 भागे 4, फिर करड़ी 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 करड़ी। ये आपका ये साइन थीटा का मान है। आप बोलो नहीं ये तो अलग दिख रहा है, आप मान निकाल के देखो। ये देखो 0/4 है, 0/4 मतलब 0 में 4 का भाग, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 आएगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 आता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है। ओके, ये 4 है। और यहाँ इसको काट लो पहले। अब इसको अगर काटोगे तो ये 2 1 के 2, 2 दूना 4। ये देखो 2 1 के 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा, पर 2 का वर्गमूल निकलता नहीं तो करनी में रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो करनी में रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इधर 4 4 अगर काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। इस तरीके से ये ट्रिक है, ये कोई नियम नहीं है, ट्रिक है याद करने का साइन थीटा को। अब अगर आपने साइन थीटा याद कर लिया तो उसका उल्टा लिख देते हैं, यहाँ से उल्टा करके लिख देते हैं तो कॉस थीटा मिल जाता है। अगले जो मैं एक वीडियो आपको छोटा सा भेज रहा हूँ, उसमें त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हो आपको सिखाया गया है।